वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ आवर फ्रिक्शन डिस्कशन। आज हम लोग सबसे पहले ब्रीफली थोड़ा सा फ्रिक्शन रिवाइज कर देंगे, क्या क्या फ्रिक्शन में पढ़े हैं, क्योंकि इन जनरल फ्रिक्शन में बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि जितनी बार आप बातों को सुनेंगे समझेंगे उतना क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। पिछले क्लास में जो क्वेश्चंस किए थे उनका लेवल थोड़ा अच्छा था, तो बहुत सारे बच्चों को वो क्वेश्चन समझने में दिक्कत होता है, इसलिए पहले इनको समझिए, फिर आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि देखिए, ये एक सरफेस है टेबल, और इस टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। मैं बहुत बेसिक स्टैंडर्ड सवाल ले रहा हूँ जो स्कूल में आपसे पूछा जाएगा। क्लास 11th में अगर आप स्कूल में पढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन, लेट्स सपोज इस ब्लॉक का मास 4 kg है और इस ब्लॉक पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं F। ये जो सरफेस है इसका म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 है और म्यू के 0.4। मेरा सवाल ये है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इफ फर्स्ट पार्ट F is 20 Newton and second if F is 60 Newton, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस ब्लॉक का एफबीडी बनाइए। इस ब्लॉक का वेट नीचे लगेगा कितना, 100 न्यूटन। इस पे नॉर्मल ऊपर लगेगा n। इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना हो गया, 100। सबसे पहला काम आप करेंगे फ्रिक्शन के क्वेश्चन में नॉर्मल निकालने का, और उसके बाद आप फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एफ मैक्स। और एफ मैक्स हम लोग पढ़े कितना होता है, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है, 0.5 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, 50 न्यूटन। एफ मैक्स 50 है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि अगर अप्लाइड फोर्स 50 से कम होगा तो ये ब्लॉक नहीं चलने वाला, क्योंकि इसको रोकने वाला फोर्स, इसके स्लिपिंग को रोकने वाला फोर्स 50 तक लग सकता है। अगर ये अप्लाइड फोर्स 50 से कम होगा तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा। पहला केस देखिए, पहले केस में अप्लाइड फोर्स कितना है, 20 न्यूटन। पहले केस में अगर डायग्राम बना इस ब्लॉक का, तो ये 10 kg का ब्लॉक, इसको चलाने वाला फोर्स कितना है, स्लिप करवाने वाला फोर्स कितना है, 20 न्यूटन। और इसको जो फोर्स रोकना चाह रहा है वो मैक्सिमम 50 लग सकता है। आप मार्केट गए 50 रुपया लेकर के, कितना रुपया लेके गए, 50 रुपया लेके गए, आपने एक कॉपी खरीदा, उस कॉपी का दाम 20 रुपया है, तो दुकानदार को 50 रुपया दोगे कि 20 रुपया दोगे, बोलो विकास? 20 रुपया देंगे, दे सकते हैं 50 रुपया, लेकिन देंगे कितना, 20, है ना। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, बोलो? 50 के 20, ताकि ये ब्लॉक रुक जाए। इस फ्रिक्शन को हम लोग कौन सा फ्रिक्शन कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये हम लोग सीखे थे कि अगर अप्लाइड फोर्स का वैल्यू फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तब फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर लगेगा और ये ब्लॉक रुक जाएगा। तो क्या होगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कहेंगे 0। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या होगा, 0। अब अगर 60 न्यूटन का फोर्स लग जाए, अब देखिए फिर से ब्लॉक बना रहे हैं, ये 10 kg का ब्लॉक टेबल पे रखा हुआ है, अगर इधर फोर्स 60 न्यूटन लगे तो क्या होगा बताइए। अब फ्रिक्शन नहीं रोक सकता है, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता था, 50। अगर 50 भी लग गया तो भी ये चलेगा, ये एक्सेलरेट करेगा, इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो, तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसका वैल्यू होता है म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है, 0.4 इंटू एन है 100, मतलब 40 न्यूटन। इधर फोर्स लगेगा 40, इधर लगेगा 60, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 60 माइनस 40, 20/10, कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस केस में, सेकंड केस में ब्लॉक चलेगा, पहले केस में ब्लॉक नहीं चलेगा। समझ के बेसिक आइडिया।
स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। एक और बेसिक का सवाल दे रहे हैं, इसको कीजिए फिर आपको और समझ में आएगा। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन 37 डिग्री है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दी है 5 kg का, और इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू एस म्यू के बराबर ही लिख देते हैं 0.5। तब से पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा। ट्राई कीजिए सब लोग। चलिए इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखते हैं। इसका एफबीडी बनाइए। इसका वेट 50 न्यूटन नीचे लगेगा, जिसके दो कंपोनेंट होंगे। इधर कितना 50 साइन थीटा, साइन 37 कितना होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 30 न्यूटन, और ये कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। नॉर्मल इधर लगेगा तो नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। पहले आप फ्रिक्शन मत दिखाया कीजिए, पहले फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है म्यू एस इंटू एन। यहां पे सिर्फ म्यू दिया हुआ है, मतलब म्यू एस म्यू के सब सेम ही है, सिर्फ म्यू दिया हुआ है। म्यू कितना दिया हुआ है 0.5 इंटू नॉर्मल का वैल्यू कितना है 40, ये कितना हो गया 20 न्यूटन। आप देखो इस ब्लॉक को चलाने वाला फोर्स कौन, ये 30, रोकने वाला कौन ये 20। ये ब्लॉक चलेगा कि रुकेगा, चलेगा क्योंकि चलाने वाला ज्यादा है। फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू भी लगा ले, 20 भी लगा ले, ठीक है। इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन से नहीं होगा। 20 भी लगा ले तो भी ये ब्लॉक चलेगा, तो 20 में लगा देगा ये ब्लॉक चलेगा। कितने से एक्सेलरेट करेगा, इधर फोर्स है 30 - 20, 10 बाय इसका मास 5, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन। एक क्वेश्चन और कीजिए। ये इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लिनेशन 37 डिग्री, ये ब्लॉक 8 kg का, और इसका म्यू 0.8। फिर से फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालिए। देखिए इसका अगर एफबीडी बनाएंगे तो इसका वेट कितना होगा अनवर 80 होगा ना, पक्का 80 होगा ना, 8 इंटू जी एम जी। इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कितना होगा एम जी साइन 37, मतलब 80 इंटू 3/5, तो 5 से ये 16, बाद में 16 3 जा 48 न्यूटन। इस पे एम जी कॉस थीटा इधर लगेगा, मतलब 80 इंटू कॉस 37 4/5, तो 64 न्यूटन। ये नॉर्मल, तो नॉर्मल का वैल्यू किसके बराबर हो गया 64, क्योंकि इस राइट में कोई मोशन नहीं है। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है म्यू इंटू एन। म्यू कितना है 0.8, एन कितना है 64, तो 8 चौक 32 के 2 हाथ बना 3, अच्छा 45 से 51, मतलब 51.2 न्यूटन फ्रिक्शन लग सकता है मैक्सिमम। अब बताओ तुम्हारे पास पॉकेट में 51 रुपया है, अप्रोक्सीमेटली 51 रुपया 2 पैसा है, मतलब 20 पैसा, और एक दुकानदार के पास गए जो कि तुमसे सामान खरीदने के लिए 48 रुपया मांग रहा है। तुमने कॉपी खरीदा 48 रुपीज का, तुम उसको 51 रुपया दोगे, कितना दोगे 48, है ना। इस ब्लॉक को जो चलाने वाला फोर्स है वो 48 है, इसको रोकने वाला कितना है, तो कितना फ्रिक्शन लगेगा 48 लग जाएगा। ये ब्लॉक क्या होगा रुका रहेगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा 0, और इस केस में फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा 48 न्यूटन के बराबर। क्लियर, बेसिक सब समझ में आ गया सही से। अब कुछ एडवांस सवाल पे करते हैं, ये बेसिक सवाल है, इसको लिखिए। चलिए एक सवाल और करते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं। अब देखो ये एक टेबल है, इस टेबल पर एक ब्लॉक रखे हैं 5 kg का, ये स्ट्रिंग, ये पुली, और ये एक ब्लॉक 2 kg का, ये म्यू 0.5।
आपको बताना है फाइंड एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। ब्लॉक का एक्सलेशन और टेंशन बताना है। और दूसरा सवाल है, ये वापस से टेबल, ये ब्लॉक 5 kg का, ये म्यू 0.5, ये धागा, ये पुली, ये ब्लॉक 8 kg का। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को। सबसे पहले आप इस वाले ब्लॉक का जिस पे फ्रिक्शन लग रहा है उसका एफपीडी बता दीजिए। तो उसका वेट 50 न्यूटन नीचे लगेगा और नॉर्मल ऊपर लगेगा, ठीक है। इस केस में देखो नॉर्मल और एमजी बराबर होगा, हमेशा नहीं होता है। इधर की तरफ कोई मोशन नहीं होगा तो नॉर्मल किसके बराबर, mg 50 के बराबर। तो सबसे पहले आप फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए। वो क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। तो म्यू इंटू एन लिख दिए, तो 0.5 इंटू 50 मतलब 25 न्यूटन। अब देखिए ये जो सिस्टम है ना, इसको चलाने वाला फोर्स कौन, इसका वेट। इसका वेट कितना है, 20 न्यूटन। इस ब्लॉक का जो वेट है 20 न्यूटन, वो इस सिस्टम को चलाना चाहेगा। और ये जो फ्रिक्शन है 25 न्यूटन, वो यहां लग के इसको रोकना चाहेगा। तो चलाने वाला फोर्स कितना, 20, और रोकने वाला फोर्स कितना, सिस्टम चलेगा कि रुकेगा, रुकेगा। और फ्रिक्शन कितना लगेगा, 20। अरे भाई बीसी में जब रोक जाएगा तो हम 25 काहे लगाएंगे। दुकानदार 20 रुपया मांग रहा है, तुम 25 रुपया दोगे। 25 तो तुम्हारे पास पॉकेट में है, दोगे कितना, 20। कि 20 यहां भी लग जाएगा, ये 20 यहां भी लग जाएगा। एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स क्या होंगे, 0। टेंशन कितना होगा, तो भाई ये ब्लॉक रुका हुआ है, इसका एक्सेलेरेशन 0 है, तो जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स। टेंशन कितना होगा, 20 न्यूटन। आप चाहे तो यहां से भी निकाल सकते हो, ये ब्लॉक रुका हुआ है, जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर। तो टी कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। समझ गए। लेकिन इस केस को देखिए, इसका वेट mg 50 न्यूटन नीचे, इस पर नॉर्मल ऊपर। तो बताओ इस बार नॉर्मल का वैल्यू कितना, 50। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए, म्यू इंटू एन मतलब 0.5 इंटू 50, 25 न्यूटन, ठीक है। अब इसका वेट कितना, 80 न्यूटन, और यही इस सिस्टम को चलाएगा। तो इस सिस्टम को चलाने वाला फोर्स कितना, 80, रोकने वाला कितना, 25। से सिस्टम चलेगा कि रुकेगा, चलेगा। और फ्रिक्शन 25 भी लग जाए पूरा का पूरा, तो भी इस सिस्टम को चलने से नहीं रोक सकता। ये ब्लॉक नीचे जाएगा ए से, ये ब्लॉक इधर जाएगा ए से। चलो ठीक है, यहां टेंशन टी ऊपर लगा दो, यहां टेंशन टी इधर लगा दो, दोनों ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख दो। या हमने ये भी कहा था कि ये सिस्टम एटवुड मशीन जैसा दिखता है, 2 ब्लॉक सेम एक्सलेशन। तो सीधा सीधा एक्सलेशन लिखो, सपोर्टिंग फोर्स, ये सपोर्ट कर रहा है ना एक्सलेशन को, माइनस अपोजिंग फोर्स 25 बाय टोटल मास, 8 5 13, 55 ना, 55 बाय 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टेंशन निकालने के लिए किसी भी एक का एफबीडी बना दीजिए। मान लीजिए इसका एफबीडी बना देते हैं, तो क्या लिखेंगे, 80 माइनस टी इज इक्वल्स टू 8a। तो 55 गुना 8 कितना होगा, 440 बाय 13, ठीक है ना, 45। हाँ, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, तो टी हो जाएगा 80 माइनस 440 बटा 13। 13 इंटू 18 कितना, 13 25 1040 माइनस 440 बटा 13, तो कितना हो जाएगा, 600 ना, 1600 बाय 600 बाय 13 मीटर। ये टेंशन, आई होप आप फ्रिक्शन अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए, वो 600 बाय 13 न्यूटन हो जाएगा टेंशन। तो अगला सवाल जो हम लोग करने जा रहे हैं, ये सवाल आपके पैकेज से ही है, और ये सवाल जेई मेंस में आया हुआ है, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन लिखिए, इफ द फोर्स विच इज, लैंग्वेज लिख लीजिए सब लोग सही से, इफ द फोर्स विच इज acting parallel to an inclined plane
एंगल अल्फा is just sufficient to draw the weight up is n times the force which will just let it be on the point of sliding down. Find mu, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू आपको बताने कितना होगा, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इसी टर्म में निकालना है। पहले ऑप्शन में म्यू दिया हुआ है n-1/n+1 इंटू tan अल्फा। बी ऑप्शन दिया हुआ है म्यू इज इक्वल्स टू n+1/n-1 इंटू tan अल्फा। सी ऑप्शन दिया हुआ है म्यू इज इक्वल्स टू n tan अल्फा, और डी ऑप्शन दिया हुआ है म्यू इज इक्वल्स टू n+1 इंटू tan अल्फा। इसको ट्राई कीजिए, अच्छे से समय दीजिए। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग कर चुके हैं। इंक्लाइंड प्लेन पे कितना फोर्स चाहिए होता है जस्ट अप ले जाने के लिए, और कितना फोर्स चाहिए होता है जस्ट स्लाइडिंग से रोकने के लिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लोग किए हैं, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस सवाल को बनाना है। एटलीस्ट 5-7 मिनट टाइम दीजिए इस पे, तो हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। चलिए, आपको मैं याद ला देता हूं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट था। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ये इंक्लाइन प्लेन है, इसका इंक्लिनेशन यहां पे अल्फा दिया हुआ है, एक ब्लॉक है, मान लो इस ब्लॉक का मास m है, और ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। अगर हम आपसे पूछें फोर्स, मिनिमम फोर्स टू प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, इसका मतलब समझिए, आपको क्या करना है, ब्लॉक को प्रिवेंट करना है फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। मतलब इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी जो है वो डाउन है, और आप फोर्स लगा करके इसको रोकना चाहते हैं। मतलब इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है, नीचे। ये ब्लॉक नीचे स्लिप करना चाह रहा है, आप फोर्स लगा के रोकना चाह रहे हैं। फ्रिक्शन जो होता है वो स्लिपिंग टेंडेंसी के अपोजिट लगता है। इस ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी नीचे है, तो इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन जो होगा वो ऊपर रहेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा होता है इस केस में। इधर की तरफ फोर्स लगता है mg sin थीटा, ये mg cos थीटा, नॉर्मल ऐसे नॉर्मल हो गया mg cos थीटा, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम म्यू mg cos थीटा, और ये फोर्स F। ये ब्लॉक रुका हुआ है, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। ऊपर की तरफ फोर्स कितना हो जाएगा, F प्लस म्यू mg cos थीटा, F प्लस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल्स टू नीचे की तरफ कितना फोर्स है, mg sin थीटा। तो ये F होता है, इसको उधर भेज दीजिए, mg कॉमन sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ये फोर्स होता है किसी भी बॉडी को स्लाइड डाउन करने से प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। दूसरा फोर्स, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये ब्लॉक m मास का, इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। अब आप फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन आप इस फोर्स लगा करके ब्लॉक को ऊपर चलाना चाहते हैं, ऊपर स्लाइड करवाना चाहते हैं, तो ब्लॉक का अब स्लिपिंग टेंडेंसी किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो अब हम कौन सा फोर्स पूछ रहे हैं, फोर्स टू स्लाइड द ब्लॉक अप द इंक्लाइन। मतलब अब ये फोर्स वह है जो ब्लॉक को ऊपर ले जाना चाह रहा है, मतलब ब्लॉक को ऊपर चलाना चाह रहा है। तो ब्लॉक का स्लिपिंग टेंडेंसी अब ऊपर है, फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। अब फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। कितना, म्यू mg cos थीटा, और बाकी इसका mg sin थीटा तो नीचे लग ही रहा है।
जस्ट स्लाइड करना मतलब एक्सेलरेशन 0, तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। ऊपर फोर्स कितना है F, नीचे कितना है, ये दोनों, इन दोनों का सम करेंगे तो mg कॉमन sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। इसको मैं F1 कह देता हूं, इस फोर्स को F2 कह देता हूं। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, इफ द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग पैरेलल टू एन इंक्लाइंड प्लेन, जो फोर्स है वो पैरेलल लग रहा है इंक्लाइंड प्लेन के, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल देखिए फोर्स लग रहा है, मतलब इन्हीं फोर्सेस की बात कर रहा है, ऑफ एंगल अल्फा, जिसका इंक्लिनेशन कितना है अल्फा, इज जस्ट सफिशिएंट टू ड्रॉ द वेट अप, मतलब पहला फोर्स कौन सा है जो अप ले जा रहा है, मतलब F1, दिस F1 इज मतलब इक्वल टू n टाइम्स, मतलब n into n टाइम्स द फोर्स which will just let it be on the point of sliding down, on the point of sliding down, तो वो स्लाइड करने वाला है, जस्ट उसको रोक के रखे हुए हैं, मतलब ये फोर्स F2, so F1 is n times of F2, आपको म्यू निकालना है। तो ऐसा सवाल तुम लोग पिछले लेक्चर में भी किए थे, उसमें हम 2 या 3 टाइम्स लिए थे, वहां निकाले थे। तो F1 का वैल्यू रख दीजिए, ये mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इज इक्वल्स टू n इंटू F2, जो कितना है mg इंटू साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। तो यहां से ये mg कट जाएगा, आगे आप लिखोगे साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा इज इक्वल्स टू n साइन थीटा माइनस n म्यू cos थीटा। हम लोग क्या निकालना है, म्यू, तो म्यू वाले को एक साइड लेते आइए, तो इस टर्म को आप इधर लेते आइए, तो म्यू कॉमन, cos थीटा भी कॉमन, यहां बचेगा 1 प्लस n, और इस sin थीटा को उधर लेते जाइए तो n माइनस 1 इंटू साइन थीटा बचेगा। तो म्यू का वैल्यू होगा, ये टर्म को उधर भेज दीजिए, तो n प्लस 1 डिवाइड में चला गया और cos थीटा बाय sin थीटा tan थीटा हो जाएगा, तो देयरफॉर म्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n माइनस 1 बाय n प्लस 1 इंटू tan थीटा। ये आंसर होगा, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको लिखिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल करते हैं, ये भी जेईई मेंस में आया हुआ है और आपके पैकेज का बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है, अ बॉडी इज प्लेस्ड on a rough inclined plane, एक बॉडी को हम लोग रख दिए हैं रफ इंक्लाइंड प्लेन पे ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। क्वेश्चन लिख लीजिए अभिषेक और विवेक, ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एज द एंगल थीटा changes from 0 degree to 90 degree, the contact force between block and plane will be option A remain constant, A option remain constant, B option first remains constant and then decreases, second case first decreases, and D option first increases then decreases, ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। ये जो सवाल मैंने पिक किया है ये एंगल ऑफ रिपोज के टॉपिक से है। किससे है? एंगल ऑफ रिपोज से। इंक्लाइंड प्लेन एंगल चेंज हो रहा है तो एंगल ऑफ रिपोज के टॉपिक से। हमने एंगल ऑफ रिपोज में क्या डिस्कस किया था, एक बार मैं वापस उसको रिपीट कर रहा हूं वापस से।
दो केस होता है। एंगल ऑफ रिपोज एक मैक्सिमम एंगल होता है ऑफ इंक्लाइंड जब तक ब्लॉक उस पर रुका हुआ हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये इंक्लाइंड प्लेन, पहले ये हॉरिजॉन्टल है, फिर ये इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल है, ये इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल एंगल 0 है। जैसे जैसे इंक्लिनेशन बढ़ाएंगे इस ब्लॉक के पास स्लिपिंग टेंडेंसी होगा नीचे, लेकिन अभी ये स्लिप नहीं कर रहा है। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 सो ऑन, देखिए अभी स्लिप नहीं कर रहा। वह मैक्सिमम एंगल जब तक ये स्लिप नहीं किया, उस मैक्सिमम एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। एंगल ऑफ रिपोज के बाद ये ब्लॉक स्लिप कर जाता है। तो दो केस पॉसिबल है। पहला केस हम लोग कर रहे हैं कि जब ये एंगल थीटा एंगल ऑफ रिपोज से कम था, तब इस ब्लॉक का सिचुएशन देखिए। इस ब्लॉक का मास है, अगर ये एंगल एंगल ऑफ रिपोज से कम था तो ब्लॉक रुका हुआ रहेगा कि चलेगा? बोलो, रुका हुआ रहेगा। द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट, द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट। ये ब्लॉक रुका हुआ रहेगा। इस ब्लॉक का एफबीडी बनाए तो इसका वेट mg sin थीटा इधर लगेगा, वेट लगेगा mg, उसके दो कंपोनेंट mg sin थीटा और mg cos थीटा। नॉर्मल इधर लगेगा और ये ब्लॉक रुका हुआ है, स्लाइड नहीं कर रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है mg sin थीटा। ठीक है। और दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस हम यहां बना रहे हैं, जब ये थीटा थीटा आर से ज्यादा होगा, तब ये ब्लॉक रुका रहेगा कि चलेगा? स्लाइड करेगा, विल स्लाइड डाउन, विल स्लाइड डाउन। तब अगर इसका एफबीडी बनाए तो इधर की तरफ mg sin थीटा, इधर की तरफ mg cos थीटा, ये नॉर्मल और नॉर्मल का वैल्यू mg cos थीटा के बराबर, और ये फ्रिक्शन। अब क्योंकि स्लाइड कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, जो कि होता है म्यू इंटू एन के बराबर, दोनों म्यू ही है, तो म्यू इंटू एन, एन कितना है? mg cos थीटा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रिक्शन क्या हो रहा है, तो फ्रिक्शन मैंने बताया था, फ्रिक्शन पहले तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होगा और फिर बाद में इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो अगर फ्रिक्शन का ग्राफ पूछा जाए फ्रिक्शन का थीटा के साथ, तो देखिए पहले फ्रिक्शन इस फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ये साइन थीटा है, तो थीटा बढ़ाने से साइन थीटा बढ़ता है, इससे फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। तो एंगल ऑफ रिपोज तक ये बढ़ता है और उसके बाद cos थीटा अकॉर्डिंग चेंज होता है, cos थीटा थीटा बढ़ाने से घटता है, तो ये फ्रिक्शन ग्राफ होता है। अगर म्यूएस म्यू के बराबर हो तो 0 से 90 में फ्रिक्शन के वेरिएशन का ये ग्राफ होता है। लेकिन क्वेश्चन आपसे फ्रिक्शन के वेरिएशन का ग्राफ नहीं पूछा है। अगर फ्रिक्शन का पूछना तो कहते हैं पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। कौन सा ऑप्शन सही होता? डी ऑप्शन, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या पूछा है? अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, रफ इंक्लाइंड प्लेन बता रहा है कि फ्रिक्शन है of inclination theta as the angle theta changes from 0 to 90 the contact force between block and plane। क्या पूछ रहा है आपसे? कांटेक्ट फोर्स। इसमें गलती हो जाता है, लोग फ्रिक्शन समझ के ये वाला टिक मार देते हैं, ये नहीं करना है। कांटेक्ट फोर्स का मतलब ब्लॉक पर टेबल कौन कौन सा फोर्स लगा है, उसका नेट कांटेक्ट फोर्स। तो दो फोर्स लग रहा है, नॉर्मल और फ्रिक्शन, दोनों लग रहा है ना, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो पहले इस केस में चलिए, इस केस में अगर रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स लिखोगे आप R इज इक्वल्स टू, तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट एन स्क्वायर, एन का वैल्यू है mg cos थीटा, तो m स्क्वायर g स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ये फ्रिक्शन का स्क्वायर, तो m स्क्वायर g स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। आप देखो m स्क्वायर g स्क्वायर कॉमन लेके mg हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स mg ही रहेगा, मतलब जब तक वो ब्लॉक रुका हुआ है इस इंक्लाइंड प्लेन पे, तब तक जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होता है वो mg के बराबर होता है। ठीक है, मतलब उसमें कोई भी थीटा का फंक्शन नहीं है, तो थीटा चेंज करते रहिए, डजंट मैटर, 0 से जब तक एंगल ऑफ रिपोज नहीं पहुंचेगा तब तक रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं आपसे रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स का ग्राफ पूछूं r और थीटा के बीच, 0 से थीटा r और ये 90, तो 0 से थीटा r तक ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स कांस्टेंट रहेगा।
कितने के बराबर? mg के बराबर। ठीक है, थीटा आर के बाद इस केस में, अब इस केस में रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स लिखिए, देखिए कितना होगा। इस केस का आर लिख रहे हैं तो अंडर रूट एन हो गया ये, तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका तो म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, देखिए एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में है, बाहर निकाल लीजिए, तो एम जी कॉस थीटा इंटू अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। मतलब अब जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। और कैसे डिपेंड कर रहा है? रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो थीटा बढ़ाने से कॉस थीटा क्या होता है? घटता है। तो ये ग्राफ ऐसा होगा, ये घटते हुए ग्राफ, कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, ये घटते हुए ग्राफ होगा। और 90 पे कॉस 90 जीरो होता है, ये रेंज जीरो हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होता है वो पहले कांस्टेंट रहता है और फिर डिक्रीज करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फर्स्ट रिमेन्स कांस्टेंट एंड देन। इन कुछ सवालों के साथ हम लोग आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो समझिए अच्छे से, अगले क्लास में फिर यही से मिलेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।